हम यहाँ पे न्यू मॉडल देखेंगे 9.4 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि इसके हिस्से कौन से हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि मनी मार्केट हमारे पास 1 साल के लिए होती है या 1 साल से कम के लिए होती है, तो इसके लिए हमें इसे सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड भी कहा जा सकता है। बोथ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेड इन द मनी मार्केट। हमारे मनी मार्केट में हमें दोनों तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। फर्स्ट यहाँ पे सिक्योर्ड होता है और दूसरा अनसिक्योर्ड भी कहा जाता है। द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर एज फॉलो। यहाँ पे हमें इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हमें दिया हुआ है ट्रेजरी बिल्स, सेकंड दिया हुआ कमर्शियल पेपर्स, थर्ड दिया हुआ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर्स, फोर्थ दिया हुआ कमर्शियल बिल्स एंड फिफ्थ यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉल या फिर नोटिस मनी। तो जिसमें हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे 9.4.1 ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ट्रेजर्स बिल्स ये काफ़ी छोटे समय के लिए होते हैं। ये ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चलता है, जो बिहाफ के गवर्नमेंट की बिहाफ पे ये चलाई जाती है। ट्रेजरी बिल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी और मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया भर में ये जो बिल है काफ़ी ज़्यादा इसे अहमियत दी जाती है। गवर्नमेंट प्रेस बोरोड मनी फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड थ्रू ट्रेजरी बिल। यानी गवर्नमेंट भी क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सर्टन टाइम लिमिट तक के लिए पैसा बोरो करती है। इट पॉजेस कैश लिक्विडिटी एज एन मैच्योरिटी डेट ऑफ सर्टन ट्रेजरी बिल्स इज आइदर 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। अब ये जो मैच्योरिटी लेवल इनका किया जाता है कैश के लिए जो गवर्नमेंट को दिया जाता है, वो एग्रीमेंट 91 डेज़ का भी हो सकता है, 182 का डेज़ भी हो सकता है या फिर 364 के डेज़ के ऊपर भी हो सकता है। ये यहाँ पे जब इशू किया जाता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ट्रेजरी बिल्स इज़ अ ज़ीरो कूपन बॉन्ड बिकॉज इंटरेस्ट इज़ नॉट पेड ऑन इट। अब ट्रेजरी बिल को यहाँ पे ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहा गया है क्योंकि इसके ऊपर बोरो तो करती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके लिए उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। तो विदाउट इंटरेस्ट वो चीज़ों को बोरो करती है, इसलिए यहाँ पे हम इसे ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कह सकते हैं। इट इज़ एन इशू एट अ डिस्काउंट एंड रिमिडम एज पर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे इसे इशू किया जाता है, डिस्काउंट भी अवेलेबल किया जाता है और इसे फिर निकाला भी जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे ले लें, ट्रेजरी बिल ऑफ ₹25,000 इट इशू एट 23,500 एंड द इन्वेस्टर पेज द वैल्यू एट पर दैट इज 25,000 ऑन मैच्योरिटी डेट। दस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट इज रिटन फॉर इन्वेस्टर। ट्रेजरी बिल्स इज ऑल्सो नोन एज टी बिल्स। जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारा ट्रेजरी बिल 25,000 का इशू किया गया है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू हम क्या पे कर रहे हैं, 23,500 पे कर रहे हैं हम, तो फिर इसके लिए हम यहाँ पे जो इन्वेस्टर होगा उससे हम 25,000 ही पे करवा रहे हैं। तो डिफरेंट जो अमाउंट होगा जो रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टर को, जिसे हम ट्रेजरी बिल करेंगे और इसे टी बिल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे 9.4.2 कमर्शियल पेपर्स। Commercial papers become more popular at the world level after 1980। अब 1980 के बाद हमारे पास जो कमर्शियल पेपर का सिस्टम आया वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कमर्शियल पेपर फर्स्ट टाइम इन जनवरी 1990। यानी कि इन पेपर्स को 1990 के बाद इशू किया गया। कमर्शियल पेपर्स इज़ एन अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट लाइक प्रॉमिसरी नोट्स। यानी कि कमर्शियल पेपर यहाँ पे एक तरीके से इशू तो किया गया बट उसे एज अ अनसिक्योर डिक्लेयर किया गया क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट समय के लिए तक थे। जैसे कि एक तरीके की एक प्रॉमिसरी नोट था कि हम आपको पैसे देंगे या हम अपने आपसे पैसे उधार पे लिए हम। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म फंड। इट इज़ इशूड बाय कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हैविंग हाई क्रेडिट वर्थनेस हुज फाइनेंशियल कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग। अभी ये तभी इशू किया जाता है जिनके फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इनसे ही हम यहाँ पे ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। इट इज़ नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड देयरफॉर ट्रांसलेबल। यानी कि नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट था, शॉर्ट टर्म के पर्पस के लिए था, सिर्फ एक प्रॉमिसरी नोट पे इसे चलाया जाता था, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफरेबल फॉर्म में भी इसे फिर लाया गया। कॉर्पोरेशंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू कमर्शियल पेपर फॉर मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 1 year। अब इनके यहाँ पे धीरे धीरे इनकी डेट भी दी जाए कि हम ऐसे कमर्शियल पेपर्स को 7 दिन के लिए या फिर 1 साल तक के लिए, इससे ज़्यादा नहीं बट 1 साल के लिए तब हम इसे इशू कर सकते हैं। इट इज़ रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ इशूड फॉर ₹5 lakh or its multiples at discount and it is also known as finance paper, industrial paper and cooperative paper। यानी कि देन यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे पहले तो उन्होंने क्रेडिट पर्पस के लिए स्टार्ट किया,
देन उन्होंने यहाँ पे डेट भी असाइन की कि इतने टाइम के लिए हम यहाँ पे ये इशू कर सकते हैं ऐसे पेपर्स को। देन उन्होंने अमाउंट भी हमें डिक्लेयर कर दिया कि 5 लाख रुपए तक का हम यहाँ पे ये मिनिमम एग्रीमेंट बना सकते हैं, और मल्टीपल डिस्काउंट पे भी हम फाइनेंशियल पेपर के तौर पे, इंडस्ट्रियल पेपर के तौर पे या कोऑपरेटिव पेपर के तौर पे भी इन्हें हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 9.4.3 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर्स इज अनसिक्योर नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स टू परसिड शॉर्ट टर्म फाइनेंस शेड्यूल कमर्शियल बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू इट। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर भी, ये भी एक तरीके का अनसिक्योर जो पर्पस है वो माना गया, ये काफ़ी शॉर्ट समय तक के लिए था। उसके अलावा यहाँ पे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इशू किए गए, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी या कमर्शियल बैंक्स थे उनको ही परमिशन दी गई इसे इशू करने की। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फिक्स टर्म डिपॉजिटर रिसिप्ट, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट था वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अलग माना जाता था जो यहाँ पे लोग फिक्स टर्म पॉलिसी को अप्लाई करते थे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर इज नेग्लेक्टेबली कैन बी सोल्ड विच फाइल फिक्स टर्म डिपॉजिटर रिसिप्ट इज़ नॉन नेग्लेक्टेबली कैन नॉट बी सोल्ड। लेकिन यहाँ पे ये भी माना गया है कि अगर कोई पैसा नहीं के पे कर पा रहा है तो अगर उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर्स हैं तो वो उसे बेच भी सकते हैं और वो लंबे समय तक भी जा सकता है। बट यहाँ पे फिक्स टर्म के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग थी, हमें उसे पे करना ही पड़ेगा, हम इसको किसी को भी बेच नहीं सकते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर फ्री टू इशू एज पर द रिक्वायरमेंट विद द लिमिट ऑफ सब कंडीशन, यानी कि यहाँ पे जो शेड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कमर्शियल बैंक के अकॉर्डिंग, फिर लास्टली इन्हें फ्री में इशू किया गया जैसी रिक्वायरमेंट है, जितनी लिमिटेशंस है। द प्राइस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर मस्ट बी मिनिमम ₹1,00,000, यानी कि यहाँ पे अगर हमें इसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर इंक्लूड करना है, किसी के साथ भी जोड़ना है, तो मिनिमम हमें उसके लिए 1,00,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, देन हम इसे इशू कर सकते हैं। मैं पे दिया हुआ है 9.4.4 commercial bills. When goods are purchased on credit, the trader selling the goods draws a commercial bill on other trading purchasing the goods, यानी कि यहाँ पे अगर हमने कोई गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, यानी कि हमने कोई गुड्स उधार पे लिए हैं, तो यहाँ पे जो ट्रेडर सेलर होगा वो क्या करेगा, उसको एक कमर्शियल बिल पे क्या करेगा, परचेजिंग अमाउंट डिराइव करेगा। कमर्शियल बिल इज नेग्लेक्टेबली एंड अराइजेस आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टन अमाउंट इज इन फुल, यानी कि कमर्शियल बिल हमारे पास एक तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन अनकंडीशनली कब ऑर्डर होता है, जब हम पूरा अमाउंट यहाँ पे कर देते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कमर्शियल बिल्स सच एज मनी एक्सचेंज बिल, हुंडी, इनलैंड बिल, डिमांड बिल, फॉरेन बिल एक्सेट्रा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तरह के कमर्शियल बिल्स यहाँ पे ड्राइव होते हैं जो ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेडर्स गुड्स के लिए डील करने के लिए और यहाँ पे क्रेडिट पर अगर उन्हें परचेस करना है तो उसके लिए वो यहाँ पे जो बिल्स है वो डिस्क्राइब किए जाए और उसे एज एन कमर्शियल बिल डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि कोई बिल्स एक्सचेंज करना हो, यानी कोई हमने बॉन्ड बनाया हो, यानी कि इनलैंड बिल हो, ज़मीन को लेकर कोई हो रहा हो, या डिमांडेबल बिल हो कि हमारे पास प्रोडक्ट की डिमांड है उसके बेसिस पे हम डिराइव कर रहे हैं, या फॉरेन बिल हो गया, तो ऐसी सारी चीज़ें हम कमर्शियल बिल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। व्हेन अ बिल इज़ ड्रॉन बाय द सेलर ऑन बायर दिस मीन्स ट्रेड बिल, एंड व्हेन द बिल इज़ एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक दिस बिल बिकेम कमर्शियल बैंक, यानी कि यहाँ पे कमर्शियल बिल यानी कि हमारे पास जो बिल जो सेलर जो है वो सेलर के वहाँ से अगर ये बिल डिराइव होता है, कोई वो चीज़ बाय कर रहा है तो उसके लिए वो ट्रेड बिल माना जाएगा। अगर ये बिल कोई कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर रही है तो कमर्शियल बिल के नाम से उसे कहा जाए इंक्लूड किया जाएगा। द बिल इज़ डिस्काउंटेड बाय द कमर्शियल बैंक डिडक्टिंग डिस्काउंट, यानी कि ये बिल आगे जाने के बाद एज ए कमर्शियल बैंक के पास जा रहा है तो वो डिस्काउंट को डिडक्ट करके ही हमें वो चीज़ है वो प्रोवाइड करेगी। इफ़ द बैंक रिक्वायर मनी इट कैन बी री डिस्काउंट इट विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर बैंक को पैसों की ज़रूरत है तो वो री डिस्काउंट भी इशू कर सकती है इस चीज़ के लिए जो हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड किया जाएगा। जनरली कमर्शियल बिल्स आर फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज। ये कमर्शियल बिल का जो एग्रीमेंट होता है वो यहाँ पे 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम, उससे ज़्यादा ये हमारे पास नहीं हो सकता है। उसके बाद हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ पे या फिर हमारे लिए लॉस भी इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ 9.4.5 कॉल एंड नोटिस मनी। कमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन मिनिमम कैश
बैलेंस एज द पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ कॉल्ड कैश रिजर्व। यानी कि कमर्शियल बैंक के पास मिनिमम अमाउंट कैश बैलेंस होना ज़रूरी है रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे आरबीआई के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन है, इसलिए यहाँ पे इसे कैश रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। वन बैंक बोरोस मनी फ्रॉम द अदर बैंक टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस। अगर उनके पास पैसा नहीं होता है तो दूसरे बैंक से भी पैसा प्रोवाइड करती है, बट उन्हें मिनिमम बैलेंस रखना कंपलसरी है। ऑल द बैंक्स हैव मेंटेन रेशियो ऑफ कैश रिजर्व, यानी कि हर बैंक के पास ऐसा कैश रिजर्व मेंटेन होना कंपलसरी है। फॉर दिस रीज़न कॉल मनी मार्केट बिकम्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट। अगर हम मनी मार्केट को लेकर अगर इस चीज़ को चला रहे हैं तो कॉल मनी इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। कॉल मनी मार्केट इंक्लूड्स कॉल मनी एंड नोटिस मनी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की मनी इंक्लूड होती है, कॉल मनी एंड नोटिस मनी। नो मोटरेज इज़ टू बी गिवन फॉर कॉल मनी एंड नोटिस मनी। किसी भी तरीके का मोटरेज अमाउंट है वो हमें इन दोनों पे नहीं देना पड़ता, जिसमें हम अब फर्स्ट देखेंगे डिटेल में कॉल मनी। व्हेन मनी इज़ बोरो ऑन और लैंड फॉर वन डे इट इज़ कॉल्ड कॉल मनी, यानी कि एक दिन के लिए अगर हम पैसा किसी से बोरो कर रहे हैं तो वो कॉल मनी काउंट हो जाएगा। इट इज़ एन ट्रांजेक्शन वन डे, मोस्टली बैंक आर पार्टिसिपेट इन कॉल मनी, सो इट इज़ कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। यानी कि ये सिर्फ एक दिन की प्रोसेस होती है, इसलिए हम इसे इंटर बैंक कॉल मनी के नाम से भी जानते हैं। All the commercial bank have to maintain cash reserve ratio as per the rules and regulations of Reserve Bank of India. So the bank having a shortage of cash borrows money from the other bank who have excessive cash in short loan of one day is called call money. यानी कि कमर्शियल बैंक के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे उनके पास कैश रिजर्व का रेशियो नहीं है रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो आरबीआई के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक दिन के लिए पैसा उनसे उधार ले सकते हैं, एज ए लोन ले सकते हैं, जिसे हम कॉल मनी के नाम पे जो नोटिस है वो डिराइव किया जाता है। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है नोटिस मनी। व्हेन मनी इज़ बोरो और लैंड फॉर 2 to 14 डेज इट इज़ कॉल्ड नोटिस मनी। यानी कि 2 दिन से लेकर अगर 14 दिन तक हम यहाँ पे मनी किसी बैंक से बोरो कर रहे हैं, अगर एक बैंक दूसरी बैंक से वो चीज़ बोरो करती है तो वो नोटिस मनी में काउंट किया जाएगा।